ये सभी चीजें, ये सारी चीजें उसमें लगाई जाती हैं। ठीक है, प्रतिध्वनि को रोकने के लिए। प्रतिध्वनि एवं गूंज में अंतर। प्रतिध्वनि क्या होता है, जैसे बोलेंगे किसी से टकरा कर वापस आ जाएगी। ठीक, गूंज, गूंज क्या होगी, टकराती रहेगी, कभी इधर कभी उधर टकरा करके गूंजती रहती है आवाज। ठीक है, गुरुजी मीटर नहीं चढ़ रहे हैं। हाँ भाई, मीटर चढ़ाइए, जो आजकल शैलेश क्लासेस का बहुत फेमस वर्ड है वो आपके लिए मीटर चढ़ाना। मीटर चढ़ा दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल मीटर चढ़ा दीजिए, चलिए मीटर चढ़ा दीजिए बिल्कुल। हाँ, प्रतिध्वनि और गूंज की बात है, तो अगर गूंज की बात करें तो ध्वनि का एक ऐसा प्रभाव होता है जिसमें क्या होगा, जैसे तरंगे बार बार परावर्तित होकर के लंबे समय तक आपको सुनाई देती रहेंगी। बार बार परावर्तित, बार बार, एक बार नहीं बल्कि बार बार परावर्तित होकर लंबे समय तक सुनाई देगी, तो गूंज कहलाती है। उसे क्या कह देंगे, गूंज। ठीक, और प्रतिध्वनि क्या होगा, ये होता है जो ध्वनि का एक परिवर्तित रूप है, लेकिन क्या होगा, किसी सतह से टकरा करके वापस लौटने के बाद क्या होगा, एक मूल ध्वनि स्रोत से थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के बाद सुना जा सकता है। जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं, अगर सामने दीवार से अगर टकराएगा तो फिर दीवार से जो आवाज टकराएगी थोड़े समय के बाद वापस टकरा कर अगर आपको सुनाई देता है तो ये प्रतिध्वनि है। लेकिन एक कमरे में बार बार परावर्तित होकर के लंबे समय तक अगर कोई ध्वनि सुनाई दे रही है तो एक गूंज होगी। ठीक है, यही दोनों में अंतर है। चलिए, गूंज होती है बार बार सुनाई देगी, प्रतिध्वनि एक बार सुनाई देती है बस। बिना स्पर्श किए समतल, अवतल और उत्तल दर्पण को कैसे पहचानेंगे, ये आपसे पूछा गया है। चलिए, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को बिना स्पर्श किए आपको बताना है। बिना स्पर्श किए तो जो समतल दर्पण होता है ये बिल्कुल एकदम सीधा और सपाट होगा, इसमें कोई भी परिवर्तन या कहीं भी मोटा पतला नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, अगर समतल का दर्पण देखेंगे बिल्कुल सीधा, इस तरह से बिल्कुल सीधा होता है, ये कहीं भी किसी भी तरह से मुड़ा वगैरह नहीं होता है। या हम कह सकते हैं कोई भी, या बीच में मोटा या किनारे पतला, ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि अगर हम अवतल की बात करते हैं तो अवतल और उत्तल, एक उत्तल में क्या होगा, फिर ये बीच वाला भाग मोटा होता है और किनारे किनारे पतला होता है। अवतल में क्या होगा, अवतल में बीच में पतला, किनारे किनारे का भाग मोटा होता है। तो ऐसे बिना स्पर्श किए हम बता सकते हैं सिर्फ देख करके कि अवतल है कि उत्तल है या फिर समतल है। वही बात इसमें लिखा गया। समतल दर्पण को कैसे पहचानेंगे, इसकी सतह एकदम कैसी होती है, सीधी एवं सपाट, बिल्कुल। और अवतल दर्पण ये वक्राकार होगी, वक्राकार, जैसे किसी कटोरे का अंदरूनी हिस्सा होता है, इस तरह से होगा, ये वाला हिस्सा ये होगा, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, ये क्या है, अवतल होगा। उत्तल की बात करें तो उत्तल इस प्रकार से होगा, ये आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा, ये उत्तल दर्पण हो जाएगा, ये आपका अवतल दर्पण है। और ये समतल दर्पण बिल्कुल सीधा सपाट होगा, ये सीधा बिल्कुल सपाट हो जाएगा, इस तरह से होता है। ठीक है, अवतल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण की बात करें तो इसकी सतह बाहर की ओर वक्राकार होती है, जैसा कि ये देखिए बाहर की ओर वक्राकार होगी, ये अंदर की ओर वक्राकार होती है, अवतल। ठीक है, चलिए, जैसे किसी गेंद को क्या कर दें, गेंद का जो बाहरी हिस्सा है उस तरह से अगर हम देखें तो कैसा होगा, बिल्कुल उत्तल दर्पण की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, शरीर के अंगों को गति प्रदान करने वाले ऊतक का नाम। चित्र भी, तो चित्र हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, चित्र भी बनाना है तो देखिए, ये बिल्कुल फिगर है। ठीक, चलिए, फिगर का ये हो गया। जितने ऊतक, ऊतक फिर क्या होंगे, जैसे मिल मिल करके जैसे अंग बनते हैं, फिर से ऊतक मिल करके कैसे बनेंगे, ये सारी चीजें फिगर। हालांकि ये फिगर नहीं देना चाहिए था, फिगर आपको दिखा देते हैं दूसरा। अभी हम लास्ट में फिगर दूसरा दिखा देंगे। ठीक है, चलिए, अगला है एड्स के कारण तथा रोकथाम पर चर्चा कीजिए। अभी हम वो वाला फिगर दूसरा बनाएंगे, ये फिगर आपके लिए कठिन होगा बनाना, अभी हम दूसरा कर देंगे। ठीक है, आप परेशान मत होइए। एड्स के कारण तथा रोकथाम पर चर्चा करनी है। एड्स का कारण क्या है और इसके रोकथाम मतलब इसके उपाय क्या है जिससे ये ना हो। ठीक है, तो कारण क्या है, एचआईवी नाम, एचआईवी मतलब कि वायरस होता है जिसकी वजह से एड्स होगा। तो अगर हम होने के कारण की बात करें तो फिर ये एचआईवी से फैलता है। फिर उसके अलावा संक्रमित रक्त के संपर्क में आने से, जैसे किसी को, अगर मान लीजिए किसी को एड्स है, उसका रक्त का अगर कहीं से संक्रमण आपके रक्त से अगर मैच करेगा तो फिर समस्या आएगी। ठीक है, रक्त ये फिर एड्स हो सकता है। ठीक है, संक्रमित मां से बच्चे के गर्भावस्था, प्रसव तथा स्तनपान के दौरान फैल सकता है। ठीक है, संक्रमित अगर मां को है एड्स तो बच्चे को भी हो सकता है, मतलब एक दूसरे से संक्रमण हो सकता है। ड्रग्स लेने के दौरान संक्रमित सुइयां, देखिए सुई क्यों, क्योंकि सुई जो होगी रक्त से जाके मिलेगी, रक्त से जाके फिर वही सुई का इस्तेमाल, वही उसी इंजेक्शन का इस्तेमाल अगर दूसरा व्यक्ति करता है तो उसे भी हो जाएगा। देखिए, ब्लड ब्लड का बस मैच अगर हुआ तो फिर ये एड्स, एचआईवी नामक वायरस ये फैलता रहता है। तो एड्स किसके रीजन से होता है, एचआईवी से। ठीक है, हाँ, चलिए, अब देखिए इसके रोकथाम के उपाय क्या है। तो एचआईवी परीक्षण कराइए, एक तो ये है, एचआईवी परीक्षण कराकर, ये कई बात लिखी गई है। ठीक है, इसका रोकथाम का उपाय ये है कि एचआईवी का परीक्षण कराइए और आप किसी के द्वारा लगाए गए इंजेक्शन का उपयोग उसी इंजेक्शन का मत करिए। एक ही छुड़े, आज से पहले के जमाने में बाल वगैरह बन जाते थे, कट जाता था उसका, अगर उस ब्लड फिर वो छुड़े आदि पे गया, फिर से आप बाल बनवाने गए, आपका भी कट गया, तो फिर ब्लड ब्लड मैच करेगा, वहां समस्या आएगी। ठीक है, इस तरह से किसी संक्रमित व्यक्ति से बिल्कुल दूर रहिए। ठीक है, किसी भी तरह से उसके रक्त का, आपके साथ रक्त का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। ये सारी के सारी इसके रोकथाम है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब हमें बता दीजिए थोड़ा, एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है, जरूरी है, ये पूछा जाता है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा, एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा, बता दीजिए। चलिए, जल्दी कर दीजिए, जल्दी, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिए, फिर हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। प्रकीर्णन से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, प्रकीर्णन क्या है। चलिए भाई, एस्मिनो बानो, बहुत शुक्रिया। प्रकीर्णन से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अभी किसी का कमेंट नहीं है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम अगले सवाल की तरफ आएंगे। प्रकीर्णन क्या होगा, विवर्तन क्या होता है, ये सारी बातें आपको बताई गई। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, सभी बातें। प्रकीर्णन क्या होगा, प्रकीर्णन, अच्छा ये पौधों में प्रकीर्णन है, इसे आप लिख भी लीजिए, पौधों में प्रकीर्णन। ठीक है, बीजों का प्रकीर्णन होता है ना, बीजों का प्रकीर्णन जैसे होगा क्या कि अगर कहीं यहाँ पे पौधा है, मान लीजिए ये एक पौधा है, अगर यहाँ यहाँ इसका बीज लगा हुआ है, ये किसी रीजन से छिटक करके अन्य जगह पर जाकर के अगर बीज गिर जाता है तो क्या हो जाता है, वो भी एक प्रकीर्णन है। तो पौधों में प्रकीर्णन, बीजों का प्रकीर्णन होगा। ठीक है, ये बीजों का प्रकीर्णन है, याद रखिएगा, ये बीजों का प्रकीर्णन। अच्छा, प्रकाश का भी प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का फैल जाना भी प्रकाश का भी प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें देखिए प्रकीर्णन से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं तथा तंत्रों से जिनके माध्यम से पौधों के जो बीज होंगे उनकी उत्पत्ति के स्थान से अन्य जगह पर फैल जाते हैं।
जहां पर बीज या जहां पर पौधा होता है वहां से हट करके अगर ये बीज, पौधे का जो बीज है, ये कहीं और जाकर के अगर गिर जाता है, ठीक है। अरे सर जी यास्मीन बानो होता है, अच्छा पढ़ने में समस्या आई होगी, हम ध्यान नहीं दिए होंगे, ठीक है चलिए। ठीक है, तो क्या होगा, अगर बीज एक स्थान पे जहां उत्पत्ति का स्थान है उस स्थान से अगर ये बीज फैल करके किसी अन्य स्थान पर चला जाए, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकीर्णन। अच्छा, अब इसमें कई इसके माध्यम हो सकते हैं। इसके माध्यम पानी हो सकता है, जैसे बीज गिरा, पानी का बहाव आया, बीज उसमें क्या हुआ, तैर करके आगे कहीं चला गया, फैल गया बीज, ऐसा हो सकता है। या फिर हवा के माध्यम से कुछ ऐसे बहुत छोटे छोटे या बहुत हल्के बीज होते हैं जो हवा के माध्यम से उड़ते रहते हैं, वो उड़ करके पहुंच जाए, या किसी जानवर के माध्यम से पहुंच जाए। तो जानवर कैसे ले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे बीज अगर जानवर उसमें घुस जाते हैं तो उसके बालों पर सभी उसके बीज जैसे लग जाते हैं, वो फिर कहीं जाकर और झाड़ ले अपना पूरा शरीर, तो वहां बीज जाकर के गिर जाते हैं पौधे के। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया प्रकीर्णन कहलाती है, ठीक है। इसमें लिखा भी वही है, यह प्रक्रिया पौधों के जीवन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि बीज नई जगहों पर पहुंचकर अंकुरित हो सके, जिससे नए पौधे या पीढ़ी आगे बढ़ सके पौधों की। यह प्रकीर्णन वायु, जल, प्राणियों द्वारा फैलती रहती है, जैसे बेरी के बीज जो कि पक्षियों द्वारा फैलाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे बीज हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है जलीय पौधों के गुण, ठीक है। अगला सवाल है आपका जलीय पौधों के गुण, आपको लिखना है, उदाहरण देकर समझाना भी है। चलिए थोड़ा कमेंट की तरफ भी ध्यान देते हैं। पानी, हवा, हाँ ये सारे के सारे माध्यम होंगे, ठीक है। अच्छा प्रकीर्णन आप समझ नहीं पा रहे, एक बार देखिए हम बताते हैं। पौधों में जो प्रकीर्णन होगा, बीजों का प्रकीर्णन, तो जब जब पौधों के बीच मूल स्थान से मूल स्थान से मूल स्थान से मूल स्थान से किसी माध्यम द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो उसे बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं। तो उसे बीजों का प्रकीर्णन प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। देखिए बीज प्रकीर्णन का मतलब ही है कि फैल जाना, बीजों का फैल जाना क्या होगा, बीजों का प्रकीर्णन कहलाएगा, ठीक है। तो बीज एक स्थान से दूसरे, अब माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, देखिए माध्यम क्या होगा, बीजों के प्रकीर्णन का माध्यम क्या क्या हो सकता है। तो एक तो माध्यम हो सकता है हवा, हवा के द्वारा फैल जाए, ठीक है। पानी के द्वारा, जल के द्वारा मतलब पानी के द्वारा हो जाए, या फिर जीव जंतुओं के द्वारा, जीवों के द्वारा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ फलों का फटना भी, कभी कभी क्या होता है, फल फट जाता है, जिससे उसमें जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, पूरा छिटक जाते हैं। तो बीजों का छिटकना है, उसका क्या है, उसका है प्रकीर्णन, ठीक है। चलिए जलीय पौधों में क्या लिखें भाई, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम अगले सवाल के साथ आएंगे। अगला सवाल था जलीय पौधों के गुण क्या होंगे। अच्छा जलीय पौधों के गुण बताना है, बस उदाहरण देना है कुछ जलीय पौधों को, ये भी बताया गया बिल्कुल। तो जलीय पौधों की जो पत्तियां होंगी क्या है, अक्सर पतली और चौड़ी होती हैं, मतलब मोटाई में पतली होती है और चौड़ी होती है थोड़ी, जिससे वो तैर सकते हैं। ऐसा होता है, जब अगर तैरेगी नहीं तो फिर वो डूब जाएंगे, तो फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। और जो पानी में क्या होगा, अधिक सतह क्षेत्र प्रदान करती है, मतलब सब तैरती रहती है ऊपर। उदाहरण के रूप में देखिए जलकुंभी दिया गया है, सिंघाड़ा हो गया, सिंघाड़ा भी इसी में आता है, ठीक है। कमल होगा, ये सब क्या होते हैं, ये सब जलीय पौधे हैं, सभी के सभी क्या है, जलीय पौधे। हाँ अब उसके बाद है दूसरा पॉइंट है, पत्तियों की सतह एक मोम की परत होती है, जो पानी के ऊपर तैरने में मदद करती है और पत्तियों को जलरोधी बनाती है, जैसे कि कमल की पत्ती है, लोटस की पत्ती हो गई, ठीक है। उसके अलावा जो तना जो होते हैं, उनकी जो संरचना होगी वो पतली और लचीली होती है, जिससे क्या होगा, पानी के प्रवाह के साथ साथ वो हिल सकती हैं, जिससे वो टूटे ना। अगर मान लीजिए बहुत, अगर ये थोड़ा सा दृढ़ता के साथ अगर ये इसका तना होगा, अगर पानी का बहाव तेज होगा तो फिर वो टूट जाएंगे, उसके तना टूट जाएंगे, तो फिर वो जलीय के लिए अनुकूलन उसमें नहीं होगा। अगर लचीला होगा, देखिए लचीली होने के नाते क्या होता है, अगर प्रवाह तेज भी होता है तो लचीला होता है, वो अपना ऐसे मुड़ी हुई होती है, जब जब बहुत तेज प्रवाह होगा तो ऐसे मुड़ जाएंगी, फिर जब प्रवाह खत्म होगा तो फिर से तना सीधी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। दृढ़ता रहेगा तो टूट जाएंगे, इसलिए लचीली होती है, ठीक है। ये भी एक गुण है। जैसे वाटर वीट का है, वाटर वीट एक पौधा है, वाटर वीट, ठीक है। फिर उसके बाद है अगला, जलीय पौधों की जो जड़ें होती है वो सामान्यतः एक रिंगी होती हैं और उन्हें पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए मृदा में गहराई तक जाने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि कैटल की। एक उदाहरण भी दिया गया है, इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं लिखना था, बस ये लिखना था इनकी पौधी जो होती है, इनकी पत्तियां पतली व चौड़ी होती हैं, जिससे अधिक क्षेत्र घेर पाएं, ठीक है, अधिक से अधिक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर पाएंगे, जिससे वो अपना भोजन बना पाएंगे। दूसरी बात है इनकी तना लचीली होती है, जिससे प्रवाह में ये टूटे ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के साथ। अगला सवाल है सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर उदाहरण देकर समझाना है। इसमें अंतर क्या होते हैं ये आपको उदाहरण देना है। चलिए अंतर बता दीजिए, सुचालक और कुचालक पदार्थ में क्या होते हैं। दो सुचालक और दो कुचालक पदार्थों के नाम बता दीजिए। तो सुचालक पदार्थ क्या होंगे, देखिए विद्युत के सुचालक, उष्मा के सुचालक। तो उष्मा के सुचालक क्या होंगे, जो उष्मा का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, जो उष्मा का अवशोषण करते हैं, वो उष्मा का सुचालक। जो उष्मा के कुचालक कौन से पदार्थ होंगे, हम जा रहे हैं हिमालय, कमल और तने का, अच्छा ठीक है, हिमालय जा रहे हैं। रज, क्या नाम है इनका, रंजीत, ये हिमालय जा रहे हैं भाई, बिल्कुल चले जाइए हिमालय। जिसमें उष्मा का प्रवाह हो सके, उष्मा का सुचालक। जिसमें उष्मा का प्रवाह नहीं हो पाता है वो क्या होगा, कुचालक। ऐसे विद्युत का भी है, जिसमें विद्युत धारा बह सके वो क्या होगा, विद्युत का सुचालक। जिसमें विद्युत धारा न बह पाए वो हो जाएगा विद्युत का कुचालक। बस अगर हम विद्युत की बात करें, देखिए विद्युत और उष्मा दोनों में पूछा जाता है, इसमें लिख पाएंगे जिस पदार्थों में विद्युत धारा बहती है, उसे विद्युत का सुचालक कहते हैं, उसे विद्युत का सुचालक कहते हैं।
और कुचालक कौन सा पदार्थ होगा? ऐसे पदार्थ। अच्छा, इसमें उदाहरण भी लिख लीजिए। इसके उदाहरण में जैसे कि विद्युत के सुचालक पदार्थों का नाम, जैसे कि लोहा, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, चांदी हो गया, कापर हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं? विद्युत के सुचालक हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा बहती है वो क्या हो जाएंगे? वो सभी के सभी सुचालक। जिसमें विद्युत धारा नहीं बहती वो कुचालक पदार्थ कहलाएंगे। हाँ, तो अब इसमें क्या है? कुचालक ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह ना हो सके, विद्युत का प्रवाह ना हो सके, ना हो सके, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे जैसे कि लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सभी कुचालक पदार्थ हैं। इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है। ऐसे ठीक उष्मा के लिए भी है। ऐसे पदार्थ जिसमें उष्मा का प्रवाह हो सके वो उष्मा का सुचालक कहलाती हैं। जैसे कि लोहा हो गया, कापर हो गया, इस समय क्या होता है? इस समय उष्मा का संचरण हो सकता है, उष्मा का प्रवाह हो सकता है। सर तांबा कैसा पदार्थ है? तांबा भी विद्युत का सुचालक है। कापर हमने लिखा है तो तांबा के लिए ही लिखा है, कापर तो तांबा ही है ना भाई। देखिए, अच्छा, कुचालक क्या होंगे? ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत अथवा कह सकते हैं उष्मा का प्रवाह ना हो सके, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे कुचालक पदार्थ। जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, ठीक है, कपड़े आदि, ये जो होते हैं ये कुचालक पदार्थ हैं। इसमें उष्मा का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। चलिए वही बात इसमें भी लिखी गई है। देखिए, सुचालक वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा और उष्मा को आसानी से प्रवाहित करते हैं, जबकि कुचालक वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा और उष्मा को प्रवाहित करते या बहुत कम करते हैं, प्रवाहित नहीं करते, रोकते हैं या बहुत कम करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आ जाता है आपका कुचालक। इसमें देखिए उदाहरण के रूप में सुचालक में तांबा हो गया आपका, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सभी के सभी, आदि, ये गलत लिखा गया है, आदि हो जाएगा। यहां से फिर से कुचालक पदार्थ है, ये आपके कुचालक पदार्थ हैं, ये सब कुचालक पदार्थ हैं। लकड़ी, रबर, कांच, ये सभी के सभी कुचालक पदार्थ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक चीज़ें कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखें सर? आप बहुत अच्छा पढ़ाते। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे से आप भी पढ़िए, मेहनत की जाती है पूरी टीम की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, लास्ट सवाल है आपका, चंद्र ग्रहण को चित्र की सहायता से समझाना है, चित्र की सहायता से। अब बताइए चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है? चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है? पूर्णिमा के दिन। कई बार ये प्रश्न आए हैं, चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है भाई? सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या के दिन। किस दिन? अमावस्या के दिन, अमावस्या, अमावस्या के दिन लगता है। चलिए, तो चंद्र ग्रहण पूछा जाएगा तो पूर्णिमा के दिन, और अगर सूर्य ग्रहण पूछा जाएगा तो अमावस्या के दिन। ठीक है, इसके अलावा चंद्र ग्रहण लगता कैसे है? कैसे लगता है बताइए? अभी फिगर आ गया है, फिगर हम दिखाएंगे, घबराइए मत बिल्कुल भी। चंद्र ग्रहण लगता कैसे है ये बता दीजिए। पूर्णिमा अमावस्या को नहीं, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा अमावस्या को नहीं। ठीक है, हाँ, प्रत्येक पूर्णिमा अमावस्या को दिन नहीं लगता, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, अब इसमें देखिए, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है, ये बात बताई गई। और इसमें जब क्या हो, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाए? पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा के बीच में देखिए यहाँ पे पृथ्वी आ गई है, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है, और यहाँ पे चंद्रमा है। चंद्र ग्रहण यहाँ पे इधर चंद्रमा होगा, तो इधर देखिए जो पृथ्वी की छाया है ये जाके चंद्रमा पर पड़ती है। ठीक है, तो जब बीच में पृथ्वी आ जाए, किसके? सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाएगी तो फिर चंद्र ग्रहण लग जाएगा, और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में छुप जाता है, चंद्रमा बिल्कुल छुप जाएगा। इधर देखिए चंद्रमा नहीं दिखेगा। ठीक है, और अगर ये वाली स्थिति है, चंद्रमा यहाँ है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा, और अगर आधा ऊपर है, आधा इसकी छाया दिख रही है, आधा नहीं दिख रही, तो फिर आंशिक चंद्र ग्रहण कहलाएगा। जैसे ये वाली स्थिति है, ये दोनों स्थिति आंशिक चंद्र ग्रहण की है। यहाँ पे पूरा नहीं दिखेगा, ये पूरी छाया में छिप जाएगा, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, तो फिर ये पूर्ण चंद्र ग्रहण कहलाएगा। ठीक है, ये तीनों स्थितियां आपको दिखाई गई हैं। गुरुजी पूर्णिमा एवं अमावस्या क्या लिखे भाई? अब बता दीजिए सूर्य ग्रहण कब लगता है? ठीक है, चंद्र ग्रहण तो हो गया, पूर्णिमा के दिन लगता है, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है, जिससे कि क्या होता है, पृथ्वी बीच में आ जाती है तो सूर्य की जो छाया है या सूर्य का जो प्रकाश है ये चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, पृथ्वी की छाया इस पर पड़ जाती है। ठीक, अब बताइए सूर्य ग्रहण कैसे होगा? कैसे लगता है सूर्य ग्रहण? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, देख लीजिए, जब क्या हो, सूर्य और पृथ्वी, इसके बीच में, इसके बीच में जब चंद्रमा आ जाए, जब इसके बीच में चंद्रमा आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है भाई? अमावस्या के दिन, तब सूर्य ग्रहण लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक चीजें बिल्कुल कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक जो अभी फिगर वाला प्रश्न था वो हम फिगर इसमें डलवा देंगे, उसे आप जरूर देख लीजिएगा पीडीएफ में, क्योंकि उसका फिगर थोड़ा सा जटिल बन गया था। आसान सा फिगर आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, जिससे आप बना सकते हैं। गुरुजी साफ नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा ये वाला, ये साफ नहीं दिखाई देता, अच्छा ठीक है, साफ नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, और हमेशा इसी तरह जुड़ते रहे क्लास से, जिससे कि आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाए। फिर से एक बार दोबारा से रिवीजन हम कर जाएंगे, जब हम मैराथन चलाएंगे तो सारा सिलेबस फिर से एक बार रिवीजन कर डालेंगे। फिर भी प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जुड़ना कभी ना भूलें। तो कैसी रही क्लास, कैसा लगा आपको? आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार।